हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवीकेस। सो जस्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ है एंड वी ऑल नो दैट देयर आर गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज. वी मस्ट कॉल इट अ गुड नंबर बिकॉज वी हैव सीन द लोएस्ट, राइट? 150, 200 ऐसी वैकेंसीज भी आई है, तो 350 इज ऑलमोस्ट अबव एवरेज नंबर ऑफ वैकेंसीज है. सो जो भी लोग बहुत सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, दे शुड फील चेयरफुल कि भाई नंबर ऑफ वैकेंसीज आर वेरी गुड. ठीक है, दिस ईयर. ये बात अलग है कि जो बंटवारा है वो थोड़ा सा अलग है. सीआरपीएफ हैज टेकन द मोस्ट आउट ऑफ देम, 204, है ना? तो मतलब अराउंड 2/3 जो है वो सीआरपीएफ में वैकेंसीज है. बट सीआईएसएफ आल्सो होल्ड्स अ गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज. सबसे लोवेस्ट आईटीबीपी है. बाकी इस बार पीएसएफ और एसएसबी में, मतलब हर साल जिस तरह से होती है, एसएसबी में तो ठीक है, लेकिन बीएसएफ की वैकेंसी जो है कंपैरेटिवली पिछले सालों से बहुत कम है. उसका कारण सीधा है कि सीआरपीएफ में इस बार बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज है. ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम इट, जब मैं एक एस्पायरेंट होता हूं और जब मैं प्रिपेयर करता हूं, तो मेरे दिमाग में ऑब्वियसली अभी आपको हर बार हर साल यूपीएससी जो है वो आपका थ्योरी क्लियर होने के बाद, जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते थे, जब आपका क्वालिफाई हो गया, तब आपको डैफ जो है वो भरना पड़ता था. लेकिन इस साल यूपीएससी ने कुछ अलग किया है और उन्होंने बोला कि आपको डैफ अभी भरना है, तो आपको अभी प्रेफरेंसेस भरने हैं. तो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि आई डोंट नो व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस दे हैव टू डू दिस, लेकिन हमारे एंगल से अगर देखा जाए तो इट इंस्टिल्स अ काइंड ऑफ सीरियसनेस अमंगस्ट अस कि भाई डायरेक्टली मैं प्रेफरेंसेस भर रहा हूँ, तो आई बिकम वेरी सीरियस अबाउट द एग्जाम दैट आई एम प्लानिंग टू गिव, राइट? तो वहां आपको ये सब भरना है प्रेफरेंसेस. लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि प्रेफरेंस तो मैं भर दूंगा जो मुझे सर्विस चाहिए वो. लेकिन जब मैं एक एस्पायरेंट हूँ, तो मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे ऑफिसर बनना है और मुझे वो एक वैकेंसी मेरी है, मुझे वो एक वैकेंसी मैं फिल करूंगा. तो फिर बाद में वो जो होना है वो हो जाएगा. ठीक है, सो आई शुड नॉट बी लाइक अरे यार सीआरपीएफ में दोस्त यार मुझे तो वो नहीं चाहिए था और वही सबसे ज्यादा है, तो फिर मेरा चांस नहीं है. ये सोचना एक एस्पायरेंट का काम नहीं है. उसका काम है एग्जाम को क्रैक करना और यहां जाके बैठना. इनमें से एक मेरी है. ठीक है, नाउ सी, आज हम क्या बात करने वाले हैं. नोटिफिकेशन आ चुका है. बहुत सारे लोग अभी नींद से जाग के सोचेंगे कि अरे एग्जाम प्रिपरेशन, पढ़ाई, फिर क्लास, फिर कुछ गाइडेंस, राइट? सीएपीएफ जो है या यूपीएससी की फॉर दैट मैटर कोई भी एग्जाम जो है वो बहुत डेप्थ चेक करती है किसी भी कैंडिडेट का, और इसीलिए कितना डेडिकेशन हम देते हैं, कितना समय हम देते हैं, वो भी टेस्ट उसका भी होता है. तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो अभी जागते हैं इतना लेट, वो बहुत लेट ही है सही देखा जाए तो. लेकिन फिर भी वी जस्ट वांटेड टू लेट यू नो दैट अगर आप ऑलरेडी ऐसे कैंडिडेट हो जो पिछले कुछ सालों से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पढ़ रहे हो रिगार्डिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी फॉर वेरियस एग्जाम्स, मे बी सीडीएस और मे बी सम अदर स्टेट एग्जाम्स, तो अगर आपका पेपर 1 का अच्छा खासा है, तो फिर आप थोड़ा सा पेपर 2 अगर अभी से शुरू करते हो और बहुत ज्यादा समय उसके लिए देते हो, तब आपका पॉसिबिलिटी है. लेकिन ओनली फॉर दोज जिनका पेपर 1 का मतलब एक आइडिया तो है उनको, ठीक है, उनके लिए. अब होता क्या है, द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ पेपर 2. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जो मुझे कन्वे करना है वो समझाने के लिए. ये एक स्कोर कार्ड है किसी एक स्टूडेंट का. इसका स्कोर देखो. पेपर 1 में इसका स्कोर है 183 ऑलमोस्ट, और पेपर 2 में इसका स्कोर है 59 ओनली. अब हम लोगों को ये पता है कि पेपर 1 अगर हम क्वालिफाई होते हैं तो ही हमारा पेपर 2 चेक होता है. ये सारी दुनिया को पता होता है जो सीएपीएफ प्रिपेयर कर रहे हैं. फिर से एक बार बता रहा हूं, अगर हम लोगों का पेपर 1 क्वालिफाई हुआ, कट ऑफ से ऊपर अगर हम हैं, तो ही हमारा पेपर 2 चेक होता है. ये आपको पता होना चाहिए. इवन दो एग्जाम एक ही दिन पे हो जाती है, सुबह पेपर 1 होता है, दोपहर में 3 घंटा पेपर 2 होता है, लेकिन जब इवैल्यूएशन होता है तो सबसे पहले पेपर 1 का होता है. अगर हम कट ऑफ से ऊपर है तो ही हम लोगों का पेपर 2 चेक होता है, अदरवाइज चेक नहीं होता. लेकिन दूसरा भी एक क्राइटेरिया है, वो भी ध्यान में रखना है कि पेपर 2 में भी कुछ मिनिमम स्कोर चाहिए, नहीं तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और वो मिनिमम स्कोर है 50.
सो आउट ऑफ 200 25%, मतलब 50 मार्क्स हमको मिनिमम चाहिए। नहीं तो पकड़ लीजिए हम लोगों का पेपर 1 में, मतलब पकड़ लीजिए आपने आउट ऑफ ले लिए, लेकिन पेपर 2 में अगर आप 49 पे आके अटक गए हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये तो इन जनरल में बता रहा हूं कि 2 रूल्स, कि पेपर 1 अगर कट ऑफ से ऊपर है तो ही पेपर 2 चेक होगा, और पेपर 2 में भी अगर 50 कम से कम मार्क्स है तो ही आपको आपका टोटल मार्क्स जो है वो कैलकुलेट होके आप क्वालिफाई हो। मतलब अगेन दैट डिपेंड्स ऑन ओवरऑल कट ऑफ, लेकिन अगर 50 से नीचे है तो आप वैसे भी डिस्क्वालीफाई हो। ठीक है, अगर आपको 49 मार्क्स है और पेपर 1 में बहुत अच्छे है और आपका टोटल स्कोर जो है रिटर्न का टोटल वो अगर कट ऑफ से ऊपर भी होगा, लेकिन अगर पेपर 2 में आप 50 से नीचे है तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो, क्योंकि मिनिमम स्कोर क्या है पेपर 2 का 50। लेकिन ये एग्जाम्पल और अलग है, यहां वो बंदा 50 से ऊपर है, क्लियरली दिख रहा है, पेपर 1 का स्कोर उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ठीक है, अभी तो खैर कट ऑफ मतलब हो सकता है कि वो कुछ ऐसे साल का कट ऑफ हो जहां जिस वक्त थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर चला गया होगा 130 या समथिंग लाइक दैट, 140 मे बी। अभी तो 110, 100, 105, 120 के आसपास होता है। इन एनी केस दिस इज अ वंडरफुल स्कोर, वी अंडरस्टैंड। इसका मतलब इस बंदे का पेपर 1 का प्रिपरेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। पेपर 2 में इसको 59 मार्क्स मिले हैं, इसका रिटर्न टोटल आया है 242, मतलब ये रिटर्न में क्वालिफाई भी कर गया। ठीक है, ठीक है, यहां बहुत कम था, लेकिन पेपर 1 में इतने अच्छे मार्क्स होने की वजह से टोटल मार्क्स उसके 242 आए, इसकी वजह से वो रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई कर दिया और उसने इंटरव्यू दिया, पर्सनालिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू, वहां भी उसका स्कोर बहुत अच्छा है, आउट ऑफ 150 स्कोर्ड 98। दैट्स अ रीजनेबल स्कोर, दैट्स अ गुड स्कोर। बट एट द एंड ऑफ द डे फाइनल टोटल जो है 340 होने के बावजूद रिमार्क क्या है, नॉट रिकमेंडेड। अब सोचो, जिस बंदे का पेपर 1 इतना अच्छा है, वो बंदा भी मतलब जो पहले 50 में या 100 में होंगे ना, उनका भी शायद ही पेपर 1 का स्कोर इतना होगा, लेकिन फिर भी यह बंदा फाइनल लिस्ट में नहीं है। कॉमन सेंस से कोई भी बता देगा कि इसका कारण क्या है, इसको हल्के में ले लिया, थोड़ा प्रिपरेशन पेपर 2 का करते थोड़ा, और यहां कुछ +10 भी हो जाता या फिर +20, शायद थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट फॉर दिस पर्सन। ये सारा बताने का कारण क्या है, पेपर 2 इज अ वेरी इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ CAPF। 50 से ऊपर तो उसमें मार्क्स चाहिए ही, लेकिन अगर आपको फाइनल लिस्ट में आने में कोई भी हर्डल नहीं चाहिए तो आपका पेपर 2 स्ट्रांग ही होना चाहिए। पेपर 1 में तो अच्छा स्कोर चाहिए ही, लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरीके का पैटर्न यूपीएससी पेपर 1 में लेके आ रही है, उस तरीके से अगर देखते हैं तो पेपर 1 में एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। बच्चे जो है कट ऑफ से ऊपर कुछ थोड़ा बहुत होते हैं, तो मैं तो अभी उल्टा बोलता हूँ, मैं तो बोलता हूँ अगर एक टाइम होगा जब पेपर 1 में बहुत अच्छा प्रिपरेशन करके बच्चे मार्क्स लाते थे, लेकिन अभी पेपर 1 में बहुत ज्यादा मार्क्स लाना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कंपैरेटिवली। तो वो जो गैप है वो कहाँ भर के ला सकते हैं, पेपर 2 में। ये जो स्कोर है ना, इसको हम उल्टा घुमा सकते हैं, इतना लाना एकदम मतलब डुएबल है। अगर ये स्कोर रिवर्स हो गया तो यहां थोड़ा आप कम भी होंगे तो भी आप क्वालिफाई भी करोगे और शायद रिकमेंडेड लिख के आएगा। तो आई जस्ट नीड टू टेल यू कि अगर आप अभी भी जाग गए हो तो सिर्फ पेपर 1 के पीछे भागोगे तो भी रिजल्ट, मतलब पेपर 2 अगर नहीं करोगे तो नहीं आएगा रिजल्ट, मतलब जो है वो है। तो करना यह है कि आपको पेपर 2 भी उतना ही फोकस करना है। सो नाउ वी हैव समथिंग फॉर यू। सो first thing that we are offering right now is a batch which is starting on 7th of March in New Delhi, which is a offline batch, but it is also known as hybrid batch, which is a new concept where you will have your paper 2 classes offline only, your test series will be offline with evaluation, which is very important thing. You will get study material of paper 1, paper 2 both as hard copy,
you will get mentorship and guidance there itself in New Delhi, and you will be also given guidance for interview preparation in the later phases of the exam. The only thing that you will have online or recorded will be paper 1 classes, and there is a reason for it. If you start now, अगेन मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू दो स्टूडेंट जिनका पेपर 1 का थोड़ा बहुत होल्ड है. कंप्लीटली न्यू कमर के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द एग्जाम इन द कमिंग टाइम नाउ. लेकिन पकड़ लीजिए थोड़ा बहुत प्रिपरेशन आपका है, थोड़ा बहुत आपने कहीं पढ़ रखा है, तो वो बंदे क्या कर सकते हैं, पेपर 2 का ऑफलाइन बैच ज्वाइन करके पेपर 1 रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे, तो आप अपने पेस से जल्दी जल्दी उसको खत्म कर सकते हो, है ना. तो पेपर 1 अपने घर पे आप कवर कर सकते हो, एक दिन में 1 नहीं 4 नहीं 5 वीडियो देख सकते हो, स्पीड बढ़ा के देख सकते हो. लॉट्स ऑफ फैक्टर्स आर देयर, राइट. और फिर पेपर 2 का जो बैच है, लेकिन वो आपका ऑफलाइन होगा प्रॉपर. वहाँ 3 फैकल्टीज आर देयर, ठीक है. मैं खुद, नवीन सर और शशांक सर, दे विल बी टीचिंग यू पेपर 2, ठीक है, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पेपर 2, राइट. और टेस्ट सीरीज भी आपका ऑफलाइन होगा, ठीक है. उसके अलावा अगर आपको पेपर 1 नहीं करना है, आपको बस भाई सिर्फ पेपर 2 चाहिए, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पेपर 1, वो आप मैं अपनी तरह से कर लूंगा. तो सेपरेट बैच पेपर 2 का जो है वो लॉन्च हो रहा है, ऑफलाइन बैच अगेन इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 17th ऑफ मार्च. 17 मार्च से बैच शुरू हो रहा है, ठीक है. एक ऑनलाइन बैच भी पेपर 2 का जो है वो इसी मंथ शुरू हो जाएगा इन 3rd और 4th वीक ऑफ मार्च, जहां मैं खुद पेपर 2 पढ़ाता हूं ऑनलाइन. वहां आपको पेपर 1 के रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे अगर आप दोनों ज्वाइन करते हो, या फिर आप सिर्फ पेपर 2 भी ज्वाइन कर सकते हो और वहां ऑनलाइन पढ़ाया जाता है. तो अगर आप दिल्ली में नहीं हो और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, इतना समय नहीं है, वर्किंग है और कुछ इश्यूज है, फाइनेंशियल इश्यूज है, सो यू कैन जस्ट स्टे एट होम एंड यू कैन ज्वाइन एन ऑनलाइन बैच वेयर आई माई सेल्फ बी टीचिंग पेपर 2 पार्ट, ठीक है. और शशांक सर जो कि ग्रामर का पोर्शन पढ़ाएंगे. सो दिस इज what we can offer to you right now if you are serious about CAPF exam. and second thing क्या है, पेपर 1 का आपका थोड़ा बहुत होल्ड चाहिए. आपने पेपर 1 पढ़ रखा है, एग्जाम का प्रिपरेशन कुछ ना कुछ हिसाब से कर रखा है, ठीक है. अब पकड़ लीजिए कोई बोलेगा कि नहीं सर मैं कंप्लीटली न्यू कमर हूं. अगर आप कंप्लीटली न्यू कमर है तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा, लेकिन अगर आप सीरियस है तो सीधी बात, आपने शुरुआत अभी से करनी चाहिए. एग्जाम खत्म होने के बाद में शुरुआत करूंगा ये नहीं होना चाहिए. तो आप क्या कर सकते हो, पकड़ लो आपने बैच ज्वाइन कर लिया, आप रिकॉर्डेड सेशन देखते रहो, चीजों को समझने की कोशिश करो, स्लो पेस पे समझो, है ना, अपने हिसाब से समझो, और पेपर 2 का भी अभी से शुरुआत करो. जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा स्किल डेवलप होगा. लेकिन 2025 में आपका होगा ही ऐसा मैं नहीं बोल सकता, ठीक है. लेकिन ये कर सकते हैं आप कि 2026 में आपका श्योर हो जाएगा, ये आप इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है. दैट्स व्हाट आई कैन से टू अ कंप्लीटली न्यू स्टूडेंट, ठीक है. अगर आपका थोड़ा बहुत होल्ड है पेपर 1 पे, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी पे, अगर आपका फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड वैसा है, देन यू कैन थिंक अबाउट इट, ठीक है. अगर नहीं है तो भी आप ताकत तो लगा सकते हैं. मैं तो बोलता हूं कि यार जोर लगाना चाहिए, एग्जाम देना चाहिए, वहाँ का क्या ओवरऑल क्या प्रेशर फील होता है वो एक्सपीरियंस करना चाहिए, पेपर 2 भी ताकत लगा के लिखना चाहिए. और फिर अगले साल अगर मेरा पकड़ लो अगर नहीं हुआ तो अगले साल बहुत सारे कैंडिडेट से ऑलरेडी मैं 2-4 स्तर ऊपर होता हूँ. मुझे बस फिर पॉलिशिंग करना होता है, एक्सेलेंस की तरफ भागना होता है, और फॉर श्योर हो जाता है मेरा 2026 में मेरा होने वाला है सेकंड अटेम्प्ट में. तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, अगली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि व्हाई यू शुड प्रेफर अस. लेट मी बी वेरी स्ट्रेट अबाउट दिस. I don't know what others are doing, but UPSC में ऐसे एक एग्जांपल लेके मैं आपको आज समझाऊंगा. ऐसे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पेपर 2 का, 80 मार्क्स, 4 ऐसे पर ऐसे 20 मार्क्स आपको लिखने हैं, 6 में से 4 लिखने हैं. आप इंग्लिश या हिंदी में लिख सकते हो, और 80 मार्क्स कंस्टिट्यूट करते हैं आउट ऑफ 200, दैट इज 40% ऑफ पेपर 2 ऐसे राइटिंग है. ऐसे राइटिंग यहाँ ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो इस तरह से कवर कर दिया किया जाता है जिस तरह से यूपीएससी की डिमांड ऑफ द एग्जाम है. वो कैसे मैं आपको बताता हूं. हाँ, बाय द वे बिफोर वी गो अहेड लेट मी जस्ट टेल यू वन मोर थिंग. अगर इतना सब कुछ करके भी अगर आपको लगता है कि मुझे सेल्फ प्रिपेयर करना है तो 2 चीजें आपके लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं. फॉर एनी रीजन इफ यू रियली वांट टू प्रिपेयर, सेल्फ प्रिपरेशन अगर आपको करना है, टेलीग्राम का ग्रुप अगर ज्वाइन करते तो वहां आपको ना एग्जैक्टली टॉपिक बाय टॉपिक दिया गया है कि आपने रोज क्या क्या करना चाहिए, और जिस तरह से आपका रोज पेपर 1 का सिलेबस खत्म होगा. प्लस यूट्यूब पे एक
पेपर 2 का छोटा सा सीरीज लेके हम आ रहे हैं जिसमें एसे, आर्गुमेंट, रिपोर्ट, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, सारी चीजें विद एग्जाम्पल पढ़ाई जाएंगी आपको, ठीक है, कि किस तरह से अप्रोच करना है चीजों को, तो उससे भी आपको सहायता जरूर होगी, ठीक है। Now see, look at this. This is nothing but part of notification. जो नोटिफिकेशन आता है, हाँ, उसका ये हिस्सा है। हर साल जो नोटिफिकेशन आता है, इस साल भी ये नोटिफिकेशन आया है और इसका ये हिस्सा है। और यहाँ क्या लिखा है, पार्ट ए और पार्ट बी। दिस इज अबाउट पेपर 2। पेपर 2 में भी उन्होंने 2 हिस्से बताया कि पार्ट ए में क्या है, तो पार्ट ए सिर्फ ऐसे के लिए है। मतलब ये एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 से 4 ऐसे लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 आर्गुमेंट, क्वेश्चन नंबर 3 रिपोर्ट। लेकिन उन्होंने हमें समझाने के लिए 2 पार्ट्स में सिलेबस को दिया है। दिस इज द सिलेबस फॉर पेपर 2, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, पार्ट ए वो बोल रहे हैं सिर्फ ऐसे, जो ऐसे है वो टोटल कितने मार्क्स का है, 80 मार्क्स का है। उनको कैसे आंसर करना है ऐसा यूपीएससी एक्सपेक्ट करती है, इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म, आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। अब एक बात बताओ, यहां कहीं भी लिखा है क्या that they expect us to draw a tree diagram or any diagram or map? नहीं। ऐसे का मतलब होता है लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारी जगह मैं सुनता हूं बताया जाता है कि ट्री डायग्राम निकालो या कुछ और बनाओ, आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि पॉइंट वाइज लिख देंगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। यूपीएससी स्पेसिफिकली आपको बता रही है कि व्हाट वी एक्सपेक्ट इज answer in long narrative form in the paragraphs. That's what essay is all about. इस तरीके से आपका प्रिपरेशन हम यहां करवाते हैं। उसके आगे है the indicative topics. They are not restricting themselves to these topics, but still अब तक का अगर देखेंगे आप पिछला कुछ उठा के, तो इन्हीं टॉपिक्स के आसपास यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं, ठीक है। क्या क्या है इंडिकेटिव टॉपिक्स, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। पिछले कुछ सालों में यूपीएससी ने इस टॉपिक पे पूछना छोड़ दिया था, तो बच्चों के दिमाग से भी निकल गया था। तो अभी लास्ट ईयर तुरंत ट्राइबल का स्ट्रगल पूछा, सो लॉट्स ऑफ देम वेयर लाइक कि ये कहां से आ गया। ये इसलिए आ गया है क्योंकि हर साल सिलेबस में उन्होंने दे के रखा है कि वी मे आस्क, द इंडिकेटिव टॉपिक्स आर ऑलरेडी गिवन, राइट। सो आउट ऑफ दिस दे हैव आस्क्ड यू अबाउट द ट्राइबल स्ट्रगल, राइट। उसके बाद क्या है, दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी, so it can be regarding geography and environment, so they can ask you about climate change or anything like that, pollution and stuff. Then polity, बहुत सारे सवाल हैं, उसके एग्जांपल्स भी हम नीचे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स इश्यूज, मतलब सोशल इश्यूज हम जिनको बोलते हैं। एंड देन देयर आर सम टॉपिक्स व्हिच जज योर एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक है। सो दीज आर द इंडिकेटिव टॉपिक्स। अब ये जो टॉपिक्स है ना, मैं आपको अभी जस्ट 2-3 स्लाइड बाद बताऊंगा कि पिछले कुछ सालों के जो टॉपिक्स है, तो अब आप एक एक टॉपिक देखेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा, अच्छा ये जो इंडिकेटिव टॉपिक्स यूपीएससी ने दिए हैं उन्हीं में से पूछ रहे हैं, ठीक है। अब आया पार्ट बी। सो व्हाट पार्ट बी इज सेइंग, कॉम्प्रिहेंशन है, प्रेसी राइटिंग है, अदर कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स टू बी अटेम्प्टेड इन कंपल्सरी इंग्लिश ओनली। इसलिए उन्होंने ये पार्ट ए पार्ट बी बनाया, क्योंकि पार्ट ए जो है यू हैव ऑप्शन टू राइट इट इन हिंदी, बट पार्ट बी इज कंपल्सरी इन इंग्लिश ओनली। तो उसमें क्या क्या है, कॉम्प्रिहेंशन है, प्रेसी राइटिंग है, और अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स मतलब आर्ग्यूमेंट है, ग्रामर है, आर्गुमेंट दिया गया है यहाँ, और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग दैट इज रिपोर्ट राइटिंग, जो कि यहाँ रिपोर्ट राइटिंग स्पेसिफिकली लिखा नहीं गया है, लेकिन हर साल आपको 2 रिपोर्ट पूछे जाते हैं, 10 मार्क के लिए 1 रिपोर्ट, ऐसे 20 मार्क्स के लिए, है ना। तो उन्होंने स्पेसिफिकली दे रखा है। अब यहाँ तो उन्होंने बहुत इनका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, लेकिन ऐसे के बारे में दे आर वेरी क्लियर, ठीक है। इतना ही नहीं, एक बहुत बढ़िया चीज आपके लिए लेके आए हैं, वो है ये नोटिफिकेशन, जो सीआईएसएफ का या और भी जो बेसिकली हमारी फोर्सेस है, सीएपीएफ का जो एलडीसी का एग्जाम होता है ना, इंटर डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होता है, उन एग्जाम में जो नोटिफिकेशन आया है। अब हम जानते हैं कि वो एग्जाम देने के बाद असिस्टेंट कमांडेंट ही वो बनते हैं, तो क्या वो एक्सपेक्ट करे, देखिए, अ पेपर शैल टेस्ट कैंडिडेट्स एबिलिटी टू ब्रिंग टू फोर हिज हर आइडियाज ऑन द गिवन एसे टॉपिक, arrange them in coherent, orderly, concise, understandable and lucid manner in effective and grammatically correct language free from spelling errors.
वो एक्सपेक्ट करते हैं, हमेशा हम लोग जो पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि भाई फ्लो पे भी फोकस होना चाहिए, सिर्फ इंफॉर्मेशन का बम्बार्डिंग कर दिया ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ फ्लो टू द एसे, देयर इज अ लॉजिक कि इंट्रोडक्शन क्यों और ऐसा क्यों लिखा जाए, कंक्लूजन ऐसा क्यों होना चाहिए, बॉडी में क्या आना चाहिए, व्हाई, बिकॉज दे एक्सपेक्ट यू टू राइट लाइक दिस। फर्दर दिस शैल टेस्ट कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द गिवन पैसेज फॉर प्रेसिस राइटिंग। ये फिर प्रेसिस राइटिंग और कॉम्प्रहेंशन का है कि उनको क्या करना है, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन में भी उनको शॉर्ट आंसर देने हैं, और प्रेस राइटिंग हमने इसलिए दिया है कि वो क्या वो समझ पा रहे हैं गिवन पैसेज को, क्योंकि प्रेस राइटिंग में आपको उसको 1/3 बनाना है ना। तो वो चाहते हैं कि वो आपका जो आप पढ़ते हो वो आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हो और किस तरह से फिर उसको एक्सप्रेस करते हो, है ना। ये आप इसलिए उन्होंने आपको प्रेस राइटिंग और कॉम्प्रहेंशन दिया है। लेकिन ऐसे में वो इस तरीके का मटेरियल आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस की जरूरत है, और इसीलिए हम हमारे लाइव सेशंस में प्रैक्टिस लेते हैं। मतलब स्किल सिखाना एक बात है और उसकी प्रैक्टिस करना एक अलग बात है, ये दोनों चीजें हमारे यहाँ होती है, बोथ इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट, candidates may be required to write essay on multiple topics. They will be expected to keep closely to the subject of the essay. जो टॉपिक पूछा गया है उसी के रिगार्डिंग लिखो। अरेंज देयर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन एंड टू राइट कंसाइजली। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट इंप्रेशन। एक्चुअली ये सिविल सर्विस वाला है, लेकिन फिर भी जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है वो सेम है, और वो मोटा मोटा इस लेवल पे जो ग्रुप ए की एग्जाम्स है उस लेवल पे कैंडिडेट से इस तरीके का मटेरियल, इस तरीके का स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट करती है इन एसे राइटिंग, ठीक है। तो यही चीजें हमने पिछले स्लाइड में भी देखी कि लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म में चाहिए, और एलडीसी के एग्जाम में हमने देखा कि कोहेरेंट, ऑर्डरली, कंसाइज, अंडरस्टैंडेबल एंड लूसिड मैनर में चाहिए, राइट। तो भाई मैं पेपर 2 मैनेज कर लूंगा, बाद में देखा जाएगा, टाइम पे लिखा जाएगा, पेपर 1 का प्रिपरेशन किया है, जो याद आएगा लिख देंगे, ऐसा पेपर 2 का प्रिपरेशन नहीं होता है। अगर ऐसा हम सोचते हैं तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो स्कोर कार्ड देखा वैसा परिणाम हो सकता है, और उस केस में भी पेपर 1 में इतना मुझे आएगा कि नहीं मुझे पता नहीं। सो अगर मुझे रिकमेंडेड मेरे यहाँ लिख के आना एक्सपेक्टेड है तो पेपर 2 को हमको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। देखिए अभी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं जिनके स्क्रीनशॉट्स हैं। अब देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि इंडिकेटिव टॉपिक्स में इकोनॉमी था, तो दे आर आस्किंग यू अबाउट इकोनॉमी। देन ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट, ये सिक्योरिटी वाला टॉपिक हो गया। ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कोलियन रूल, ये फ्रीडम स्ट्रगल वाला टॉपिक हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ज्योग्राफी आ गया। इंग्लिश इन इंडिया, डेवियंस और वेरियंस, ये दूसरा कुछ नहीं है, ये आपका एनालिटिकल एबिलिटी है, एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। ट्राइबल कल्चर्स इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब देखते हैं, अगर हम पीछे जाते हैं, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ट्राइबल कल्चर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो उनकी ह्यूमन राइट्स कहाँ कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, किस तरह से चीजें बदल रही है। तो यहाँ बेसिकली एनालिटिकल एबिलिटी और आपका ह्यूमन राइट्स वाला अंडरस्टैंडिंग, मतलब वहां उनके राइट्स, उन पर क्या इंपैक्ट हो रहा है, इन चीजों का जो नॉलेज है आपका वो यहाँ काम आएगा। तो आप और एग्जांपल्स हम देखते हैं, आप कोई भी टॉपिक उठा के देख लो, आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि कहीं ना कहीं जो यूपीएससी ने इंडिकेटिव टॉपिक्स दिए हैं उसी टॉपिक्स पे वो पूछ रहे हैं। अब उन्होंने अपना प्रॉमिस फुलफिल कर दिया कि जो हमने इंडिकेटिव दिए हैं उन्हीं में से हम पूछ रहे हैं। अब हमारी बारी है कि जिस तरह से वो चाहते हैं कि हम लिखें लॉन्ग नैरेटिव फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में हमको ऐसे लिखना है। कोहेरेंट, कंसाइज, लूसिड मैनर, इफेक्टिव एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच कैन बी अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। फिर एक बार साइबर अटैक, सिक्योरिटी, इंडिया एज एन इमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। यहां एक्चुअली ये एनालिटिकल एबिलिटी में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, आपको अलग अलग फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे कि कैसे हम एक्चुअली सही मायने में बड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और अगर हो रहे तो फिर इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी वाइज, सॉफ्ट पावर वाइज कैसे हम बड़े हो रहे हैं। इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। अब ये भी थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, और एनालिटिकल एबिलिटी भी चेक हो रही है। एजुकेशन, ये सोशल टॉपिक है, एंड क्रिटिकल पिलर्स ऑफ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये पॉलिटिकल, सोशो पॉलिटिकल टॉपिक है बेसिकली, ठीक है। ई वेस्ट, द डार्क साइड ऑफ डिजिटल रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगेन दिस ई वेस्ट कंसेप्ट इज अ सोशल कंसेप्ट, ठीक है। ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज इट्स रियल वेल्थ, तो ये ज्योग्राफी वाला भी टॉपिक है और ह्यूमन राइट्स वाला भी टॉपिक है,
ह्यूमन राइट्स का मतलब ये नहीं होता कि बस कहाँ उनके ह्यूमन राइट्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं वो देखना, ये देखना कि डाइवर्सिटी कैसी है, किस किस प्रकार के लोग हमारे यहाँ हैं। सो एवरीवेयर दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द इंडिकेटिव टॉपिक्स मोर और लेस। द कैंपेन टू सेव एंडेंजर्ड स्पीसीज, ह्यूमन राइट्स, एक्चुअली दिस इज नॉट अबाउट ह्यूमन राइट्स, एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स में भी, बट ये ज्योग्राफी में आएगा, सॉरी। व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स, सिक्योरिटी में आएगा। और एनालिटिकल एबिलिटी भी चेक होगी आपकी। इमर्जेंट प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, अगेन सिक्योरिटी वाला टॉपिक। प्राइस राइज, कॉज एंड इफेक्ट्स, इकोनॉमी, सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस नीड, ये हो गया आपका एनालिटिकल एबिलिटी। फिर एक बार, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन, सिक्योरिटी वाला टॉपिक, सिक्योरिटी प्लस एनालिटिकल एबिलिटी। So through these examples, what we are trying to understand is UPSC is asking from all the indicative topics that it has given, and it has its own expectations from us. So we need to give equal attention to paper 2 like paper 1. और paper 2 के लिए अलग कोई सिलेबस नहीं पढ़ना है, पेपर 1 के ही सिलेबस का कैसे स्मूथली हम इस्तेमाल करके पेपर 2 का स्किल डेवलप कर सकते हैं, ये हमको समझना है, राइट। इन सब में एक चीज मैं आपको जाते जाते बताऊंगा कि test series is a major role player in all this discussion. मतलब whether you want to join classes or mentorship or not, that's your call. लेकिन टेस्ट सीरीज क्यों? क्योंकि जो मैं लिख रहा हूँ वो कितने हद तक सही है। बहुत बार जो लिखते हैं वो राइट लगता है, लेकिन वो रिलेवेंट है क्या, वो कौन बताएगा? तो देयर नीड्स टू बी समबडी, जो कि कोई है जो इवेल्युएट करके आपको दे, एंड देन आपको पता चलेगा कि मैं सही ट्रैक पे हूँ कि नहीं। क्योंकि बहुत बार जो लिखा है वो सही होगा, लेकिन वो और बेहतर बाकी सब लोगों से होना चाहिए। तो आपको रिव्यू जब मिलेगा तब आप बेहतर बनाते हो अपने आप को, राइट। सो ओवरऑल ये समझाना है कि पेपर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू रियली सीरियस अबाउट दिस एग्जाम, तो पेपर 2 का प्रिपरेशन अभी से ज्यादा समय देकर शुरू कीजिए। फॉर दैट, इफ यू गॉट एनी इशू, एनी कंसर्न, वी आर देयर फॉर यू। नीचे नंबर दिया गया है, यू कैन कॉन्टैक्ट, ठीक है। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट AVKS, इवन दो you don't want to take any kind of admission but you are interested in CAP preparation, we are there to help you without any मतलब हर्डल या एनी कुछ ये नहीं रखना है दिमाग में कि अरे यार मैं कैसे पूछूं। बिल्कुल आप कॉल करके पूछ सकते हो, वी आर देयर फॉर यू, राइट। सो नाउ द नोटिफिकेशन इज आउट। अगर हम अभी नहीं करेंगे तो फिर ये इस साल से APF आपके लिए नहीं है। तो जागो और काम पे लगो, राइट। इफ यू गॉट एनी इशू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। ऑल द बेस्ट।